नमस्कार, जोहार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक और मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। तो IBC 24 के पावर प्राइम पर रात को 8 बजे टॉप 8 ये वक्त और ये नाम होगा छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश की खबरों के अपडेट का। इस वक्त हम आपको देंगे पूरा अपडेट और मैं बताऊंगा छत्तीसगढ़ में आज का पूरा हाल। और मैं आपको बताऊंगा कि मध्य प्रदेश की खबरों में क्या सबसे बड़ी खबर रही। तो चलिए आधे घंटे तक हमारे साथ आप बने रहिए और जानिए कि आज दिन भर मध्य भारत के दो बड़े राज्यों मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में क्या हुआ। और इसी बीच सबसे बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें कि उज्जैन के नागदा में एक मंदिर में लड़कियों के पहनावे को लेकर एक पोस्टर वायरल हो रहा है। इस पोस्टर में कई सवाल पूछा गया है कि क्या लड़कियों का अश्लील पहनावा मां बाप की गलती है। इस बड़े सवाल पर बवाल भी मचा। तो वहीं कैलाश विजयवर्गीय ने भी एक बार फिर बच्चियों के संस्कार पर एक बड़ा बयान दे दिया है। एक रिपोर्ट आप जरूर देखें इस पर। ये पोस्टर पूछ रहा है, क्या टीवी फिल्मों को देखकर की अपनी नासमझ छोटी बेटियों की अमर्यादित ड्रेस पसंद कर फूहड़ एवं आशालीनता पहनावे का बीच बोलने वाली माता है? क्या अपनी 10 वर्ष से अधिक उम्र की बेटियों को फूहड़, टाइट एवं छोटे छोटे कपड़े पहनाने पर मौन रहने वाला पिता है? क्या छोटे कम एवं अर्धनग्न ड्रेस पहनने वाली लड़की को मॉडर्न, स्मार्ट, स्टैंडर्ड एवं आधुनिक समझने वाली सोच है? अपनी बेटियों को विचारों की आजादी दीजिए, अमर्यादित अश्लील पहनावों को नहीं। शालीन एवं मर्यादित कपड़े आपकी बेटी का सुरक्षा कवच है। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य और प्रेमानंद महाराज द्वारा लड़कियों को लेकर की गई टिप्पणी के बाद उपजे विवाद की गूंज अब मंदिर परिसरों तक पहुंच गई है। उज्जैन से करीब 55 किलोमीटर दूर नागदा के बिड़ला ग्राम स्थित बड़े गणेश मंदिर में एक पोस्टर चिपकाया गया है, जिसने नई बहस छेड़ दी है। पोस्टर पर जनजागरण समिति का नाम लिखा गया है, लेकिन अब तक किसी भी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है। अखिल भारतीय पुजारी महासंघ के अध्यक्ष और महाकाल मंदिर के वरिष्ठ पुजारी महेश शर्मा ने इस पोस्टर का सार्वजनिक समर्थन कर दिया है। पुरुष, स्त्री, बच्चे सब एक मर्यादित रूप में जाते हैं। दक्षिण क्षेत्र के सारे मंदिरों में ड्रेस कोड का पालन पूरी तरह से करते हैं और कराते हैं। तो इतनी शक्ति यदि सनातन व्यवस्था में की जाती है तो वो धर्म की रक्षा और मंदिर की पवित्रता के लिए। फिर भी मंदिरों की एक मर्यादा तो रही है और एक ड्रेस कोड भी रहा है, उसका पालन होना चाहिए। वहीं कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने भी बच्चियों के संस्कार पर एक बार फिर बड़ा बयान दिया। कहा कि कुछ लोग हिंदू नाम रखकर हमारी बेटियों से दोस्ती करते हैं, उन्हें बहकाते हैं। विजयवर्गीय ने कहा कि अगर बचपन से ही बच्चों को सही संस्कार दिए जाएं, तो वो पराये पुरुष या किसी बाहरी व्यक्ति के बारे में नहीं सोचेंगे। विजयवर्गीय ने टीवी सीरियल्स पर भी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि जो सीरियल्स आ रहे हैं उनमें अशोभनीय और असामाजिक चीजें दिखाई जा रही है। आप सब माताएं, मैं दोनों हाथ जोड़ के आपसे कहना चाहता हूँ, आप बेटियों को अच्छे संस्कार दें। हम अगर बच्चों को बचपन से ही संस्कार देंगे तो पराये पुरुष के बारे में, पराये व्यक्ति के बारे में सोचेगी भी नहीं। आधी महिलाएं तो आधा दिन टीवी देखती हैं, सीरियल ही देखती हैं और सीरियल में पता नहीं क्या क्या आता। भारतीय समाज में कभी भी नहीं होता और हम लोग इसमें समय बर्बाद करते हैं। हमें बच्चों को अच्छे सीरियल दिखाओ, अच्छा पाठ पढ़ाओ। इन दिनों बेटियों के पहनावे पर, उनके रहन सहन पर, शादी की उम्र पर पूरे देश में बयानबाजी हो रही है। अब ऐसे में नागदा के बड़े गणेश मंदिर में लगाए गए इस पोस्टर से सामाजिक बहस का नया मुद्दा उपज गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो कभी कोई कपड़ों पर ज्ञान दे रहा है, कभी कोई ये बता रहा है कि लड़कियों को कैसा आचरण रखना चाहिए। और इस पर सोशल मीडिया पर जितनी प्रतिक्रिया आ रही है पुनीत जी, उससे ये साफ हो चुका है कि इन बयानों को कम से कम सोशल मीडिया में तो स्वीकारोक्ति नहीं मिल रही है। बात बिल्कुल सही है। कुछ मुद्दों पर डिबेट, बहस, आम चर्चा का विषय बनना चाहिए और इसके लिए कुछ जगहों पर पोस्टर लगाकर शुरुआत की गई। वैसे अगर बात पोस्टर की है तो पोस्टर एक तरह से चेतावनी भी देते हैं और ऐसा हो रहा है छत्तीसगढ़ में आदिवासी अंचल में। छत्तीसगढ़ के आदिवासी अंचल में नक्सलवाद के बाद अगर कोई सबसे बड़ा मुद्दा था और शायद आने वाले कुछ वक्त तक रहने वाला है तो वो है धर्मांतरण। अब समस्या ये है कि इसको लेकर ना तो सक्षम ठोस कानून है और ना ही स्थानीय प्रशासन के पास कन्वर्जन का कोई पक्का डेटा ही है।
नतीजा ये कि आदिवासी क्षेत्रों में धर्मांतरण को लेकर अक्सर विवाद और वर्ग संघर्ष जैसे हालात बनते रहे। इस पर सियासत भी खूब होती, लेकिन समाधान कुछ निकलता नहीं। अब आदिवासियों ने अपने गांव में इसका हल अपने तरीके से ढूंढ लिया है और इसे बाकायदा अपने गांव के बाहर बड़े बड़े बैनर, पोस्टर और बोर्ड लगाकर उस पर लिख भी दिया है। रिपोर्ट देखिए। भानु प्रतापपुर के तकरीबन आधा दर्जन गांव में अब ऐसे बड़े बड़े बोर्ड लगाकर गांव में पादरी, पास्टर, ईसाई धर्म प्रचारक, यहां तक कि ईसाई धर्म के अनुयायियों तक के आने पर पाबंदी लगा दी गई है। इन बोर्ड पर साफ साफ लिखा गया कि गांव में पादरी, पास्टर का आना सख्त मना है। फैसला गांव वालों ने किया है। ग्रामीण ये मानते हैं कि आदिवासियों को प्रलोभन देकर उनका धर्मांतरण करवाया जा रहा है, जिसके चलते आदिवासियों की संस्कृति और आदिवासियों की परंपरा का पतन हो रहा है। हालांकि क्रिश्चियन समुदाय के लोग इस फैसले से इत्तेफाक नहीं रखते। क्षेत्र किया है कि 5वीं अनुसूची क्षेत्र के अंतर्गत आता है, इसलिए जो धर्मांतरण करने के लिए आते हैं ना, उनको तो अब घुसने भी नहीं देंगे, इसीलिए बोर्ड टांगा गया है। यहाँ आकर दुष्प्रचार करते हैं, बिल्कुल मना ही करेंगे। जाहिर धर्मांतरण पर बवाल प्रदेश में नया नहीं। दुर्ग में 2 नन्स की गिरफ्तारी मामले में पूरे देश में छत्तीसगढ़ की चर्चा छिड़ी, जमकर सियासत भी हुई। अब जबकि खुद ग्रामीण अपने गांव में पादरी और पास्टर का आना वर्जित कर रहे हैं, तो इसे लेकर बीजेपी, कांग्रेस अपने अपने हिसाब से परिभाषित करते दिखे। कांग्रेस सरकार पर स्थिति को न संभाल पाने का दोष मढ़ती है, तो बीजेपी इसे आदिवासी संस्कृति के खिलाफ एक बड़ा षड्यंत्र बताती है। सामाजिक संरचना को तोड़ रहा है, बिखेर रहा है, ऐसे लोगों के हम विरोधी हैं और इसमें राजनीति न करें तो बहुत अच्छा है। यहाँ से लेकर दिल्ली तक की आवाज़ जो है, उससे ये समझ में आता है कि 5 साल जो है भूपेश बघेल जी की सरकार के समय तेजी के साथ में मतांतरण और धर्मांतरण हुआ है। पीड़ित परिवार और उन बेटियों के साथ मुलाकात हुई, चर्चाएं हुई। बजरंग दल के 100 से 150 कार्यकर्ता आए और वहाँ तीनों आदिवासी बेटियों के साथ बर्बरतापूर्वक मारपीट की। तो उसके बाद भी मारपीट किया गया। उसके बाद भी आवेदन देने के बाद एसपी के पास आज तक उनके खिलाफ में एफआईआर दर्ज नहीं होना। आरोप प्रत्यारोप से इतर बीते कुछ समय से आदिवासी क्षेत्रों में कन्वर्टेड और आदिवासी समुदाय में संघर्ष के मामले बढ़ते दिखे। बीते दिनों इसी इलाके में धर्मांतरित महिला की मौत के बाद विवाद होने पर कब्र से शव को बाहर निकालना पड़ा। तो वहीं कांकेर में पिछले दिनों कब्र खोदकर शव निकाला गया, जिसके अगले दिन ईसाई समाज के लोगों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। अब सवाल ये कि क्या आदिवासी ग्राम में कन्वर्जन रोकने का यही तरीका बचा है? क्या ये आपसी संघर्ष को रोक पाने में कामयाब होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। हालांकि ये नया नहीं है बिल्कुल अविनाश, पहले भी आपको याद होगा कि कई दफा अनुसूचित क्षेत्र जो आदिवासियों के लिए आरक्षित इलाके थे, उनमें पत्थल गड़ी हुआ करती थी और ये अपने तरह की एक ऐसी प्रथा है जो लंबे वर्षों से चले आई। लेकिन अब इसमें ईसाई धर्म के मानने वालों का एंटर होना गांव में मना है, ये कहकर एक नया संघर्ष जन्मेगा या इस समय जो संघर्ष हम दिखा रहे हैं लोगों को, ये संघर्ष खत्म होगा, ये कुछ दिनों में स्पष्ट हो जाएगा। बिल्कुल, और इस तस्वीर ने आज पूरे छत्तीसगढ़ का ध्यान अपनी तरफ खींचा है, खासकर इस पोस्टर ने। लेकिन एक तस्वीर ने मध्य प्रदेश में भी सियासत को गरमा दिया है। क्या मध्य प्रदेश की सियासत में, पॉलिटिक्स में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की वापसी होने वाली है? ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि कुछ तस्वीरें हैं जो बीते 2 दिनों से आई हैं, जो चीख चीख कर इसे बयां कर रही हैं। पिछले 2 दिनों में 2 बड़ी मुलाकातें हुई और इससे मध्य प्रदेश का सियासी पारा भी हाई हुआ। तो पहले, एक दिन पहले उमा भारती और आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल साध्वी प्रज्ञा ठाकुर से मुलाकात करने पहुंचते हैं और इन अटकलों को और बल मिल जाता है। एक रिपोर्ट आप देखें। बीते 2 दिन 2 तस्वीर मध्य प्रदेश के सियासी गलियारे में ये चर्चा का विषय बनी, क्योंकि कोर्ट के एक फैसले के बाद मालेगांव बम धमाके के आरोपी रही साध्वी प्रज्ञा ठाकुर एक बार फिर लाइमलाइट में। बीजेपी के दिग्गज नेता खुद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर से मिलने पहुंच रहे हैं। खैर, प्रज्ञा ठाकुर के विरोधियों को शायद इस तस्वीर की उम्मीद न रही होगी,
कोर्ट के फैसले के बाद प्रज्ञा ठाकुर के राजनीतिक पुनर्वास का रास्ता साफ दिख रहा है। बीजेपी नेताओं ने भी अपने दल और दिल के दरवाजे प्रज्ञा ठाकुर के लिए खोल दिए हैं। बीजेपी नेता दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस ने अपने भगवा आतंकवाद के नैरेटिव को सेट करने प्रज्ञा ठाकुर को जानबूझ के टारगेट किया। कोई भी ये नहीं कह सकता कि सनातन धर्म में कोई भी इस तरह की आतंकवादी घटना में शामिल हो सकता है, और निश्चित तौर पे पूरी दुनिया के लिए ये एक जानने वाली बात थी कि जो निर्णय कोर्ट ने किया वो सारे हिंदू धर्म को मानने वालों के लिए एक खुशी थी कि जो झूठा आरोप साध्वी पे और बाकी लोगों पे लगाया था उसका पर्दाफाश हुआ। मैं ये चाहती हूँ कि जो शब्द का प्रयोग किया गया था भगवा आतंकवाद, और जिसको सत्यापित करने के लिए मालेगांव की घटना करवाई गई, ये सारे नाम सामने आए और इन पर देशद्रोह का केस चालू होना चाहिए। जाहिर है मालेगांव मामले में फैसला आने के पहले तक साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के साथ खड़े होने से भी बीजेपी के नेता कतराते थे, खासकर पीएम मोदी के उस बयान के बाद जिसमें मोदी ने महात्मा गांधी के अपमान पर कहा था कि वो प्रज्ञा ठाकुर को कभी दिल से माफ नहीं कर सकेंगे। लेकिन अब जबकि प्रज्ञा ठाकुर इस मामले से बरी हो चुकी हैं, तो तस्वीर बिल्कुल अलग है। वैसे कांग्रेस बीजेपी नेताओं के बयान, सोच और नियत से इत्तेफाक नहीं रखती। कांग्रेस नेता कह रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ मौका परस्ती है। धर्म और राजनीति का कोई मेल मिलाप नहीं होना चाहिए। ये चुनाव आयोग भी कहता है कि धर्म के साथ राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन राजनीति का धर्म जरूर होना चाहिए। हेमंत खंडेलवाल जी को ये बात समझनी चाहिए कि राजनीति करने वालों के बारे में जब धार्मिक आड़ ली जाती है तो कहीं ना कहीं वो सच को छिपाने की कोशिश होती है। फिलहाल प्रज्ञा ठाकुर से उमा भारती, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, प्रदेश प्रभारी महेंद्र सिंह मुलाकात कर चुके हैं। तो ऐसे में समझा जा रहा है कि प्रज्ञा ठाकुर की भूमिका बीजेपी में अब बढ़ने वाली है। फिलहाल वो भूमिका क्या होगी, इस पर सस्पेंस है। सवाल ये भी है कि उनकी भूमिका राष्ट्रीय स्तर की होगी या फिर प्रज्ञा मध्य प्रदेश में एक बड़ा पावर सेंटर बनकर सियासत में कमबैक कर सकती है। नवीन कुमार सिंह, IBC 24, भोपाल। तो सवाल यह है पुनीत जी कि किसे साधने की कोशिश की जा रही है इस वक्त जब समूचा विपक्ष जाति की राजनीति पर खड़ा दिखता है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी ने जो नैरेटिव चलाया था, जो नारा चलाया था महाराष्ट्र में बटेंगे तो कटेंगे, क्या वही अपने पुराने हिंदुत्व वाले मॉडल पर एक पुराने चेहरे के साथ, एक फायर ब्रांड चेहरे के साथ बीजेपी जाने वाली है? बिल्कुल आपने ठीक कहा, और अवसर तो यही कहता है कि आपके पास में एक और प्रखर हिंदूवादी फेस तैयार है और सेंट्रल इंडिया की राजनीति में, मध्य प्रदेश की राजनीति में ये चमक कर सामने भी आ सकते हैं, क्योंकि उन पर यहाँ काफ़ी लांछन लगे थे। वैसे आपने बात साधने की है, तो इधर छत्तीसगढ़ में बीजेपी कांग्रेस वर्गों को साधने पर फोकस कर रही। अब तरीके अलग अलग हैं। अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग को साधने के लिए रणनीति पर अमल पार्टियां शुरू कर चुकी हैं। विपक्ष आरोपों की बौछार कर सरकार को ST/SC वर्ग का विरोधी बताने की कोशिश कर रही है, तो सरकार अपने तय एजेंडे के तहत काम शुरू कर चुकी है। जांजगीर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में अनुसूचित जाति वर्ग के लिए कई बड़े फैसले इसकी शुरुआत माने जा रहे हैं। देखिए। जांजगीर चांपा में जिला पंचायत सभा कक्ष में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण की बैठक ली, जिसमें डिप्टी CM अरुण साव, मंत्री दयालदास बघेल, लखन देवांगन, लक्ष्मी राजवाड़े, टंकराम वर्मा, प्राधिकरण उपाध्यक्ष खुशवंत साहिब समेत सांसद और विधायक मौजूद रहे। बैठक में SC वर्ग के हितों और जरूरतों को पूरा करने प्राधिकरण के बजट को 50 करोड़ से बढ़ाकर 75 करोड़ कर दिया गया। गिरौदपुरी के विकास के लिए 2 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए। SC छात्र छात्राओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए 50 लाख का बजट स्वीकृत किया। तय हुआ कि SC वर्ग के 5 छात्रों को पायलट बनाने की पहल होगी। साथ ही जैतखाम को लकड़ी और कंक्रीट से बनाने का भी फैसला हुआ। 50 करोड़ इस प्राधिकरण का बजट था, जिसको बढ़ाकर 75 करोड़ किए। अनुसूचित जाति वर्ग के हमारे बच्चों को वो प्रतियोगी परीक्षा में बैठ सकें, इसके लिए 50 लाख रुपया का प्रावधान किए हैं, उसकी घोषणा किए हैं।
एक तरफ एससी वर्ग को साधने सत्तारूढ़ बीजेपी ने जमीन पर काम शुरू कर दिया है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने आदिवासी मुद्दे पर सरकार को घेरा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने प्रदेश के आदिवासी सीएम को रिमोट कंट्रोल से चलने वाला बताते हुए आदिवासी दिवस मनाने को लेकर जमकर घेरा। आरोप पर पलटवार किया प्रदेश के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने। कहा कि कांग्रेस के पास अब कहने को कुछ बचा नहीं, बेहतर होता कि वो एक अच्छा विपक्ष बन सकते। जल जंगल जमीन को उजाड़ने का काम कर रहे हैं और वो मुख्यमंत्री जो आदिवासी कोटे से बने हैं और आदिवासी दिवस अगर नहीं बनाते तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। मैं समझता हूँ कि अगर ऐसा स्थिति है तो मतलब छत्तीसगढ़ प्रदेश के आदिवासियों का सीधा सीधा अपमान है। मुख्यमंत्री जी स्वयं जिस समाज से हैं उस समाज के बारे में अगर ये कहें तो कांग्रेस ने तो बनाया था एक व्यक्ति को आदिवासी कह करके मुख्यमंत्री प्रदेश का, कोई नहीं माने, आखिरी तक नहीं माने। तो मेरा कहना इसमें यह है कि इस तरह की नहीं राजनीति करनी चाहिए। समाज खुश है नहीं खुश है वो चुनाव में पता चल जाएगा। बहरहाल आप एक अच्छे विपक्ष की भूमिका निभा सकते हैं तो निभाना चाहिए। तकरीबन महीने भर पहले सरगुजा के मैन पार्ट में 7 से 9 जुलाई तक भाजपा ने 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में ये तय किया कि आने वाले समय में सरकार एससी वर्ग को साधने पर फोकस करेगी। इस पर सत्तासीन बीजेपी सरकार ने अमल भी शुरू कर दिया। जांजगीर चांपा में हुई प्राधिकरण की बैठक और उसमें लिए गए बड़े फैसले इसी की बानगी दिखते हैं। तो इधर कांग्रेस भी सरकार को एसटी-एससी वर्ग विरोधी बताने का कोई मौका नहीं चूक रही। साफ है, प्रदेश में चुनाव भले ही दूर हों, लेकिन समाज और वर्गों को साधने का गणित दोनों पक्ष लगा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। और इस वक्त मनेंद्रगढ़ से खबर आपको दे दें, डीएफओ चैम्बर में हंगामा हुआ है जनप्रतिनिधियों का। नगर पालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पार्षदों ने हंगामा किया। जनप्रतिनिधियों ने इसके बाद इस्तीफा भी दे दिया। मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल और कलेक्टर को इस्तीफे की जानकारी दे दी है। डीएफओ चैम्बर में दरअसल जनप्रतिनिधियों के साथ उनका कहना है अभद्रतापूर्ण बर्ताव किया गया और उनको किसी वृत्ति से बाहर निकलने के लिए कहा गया, इस तरह की जानकारी आई। नाराज जनप्रतिनिधियों ने ये कहा कि चुने हुए जनप्रतिनिधियों का कोई अफसर इस तरह कैसे अपमान कर सकता है। इस पर प्रदर्शन भी किया। नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। डीएफओ हाय हाय, 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 डीएफओ मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। पुलिस का सब नीचे आओ, नीचे आओ। तो डीएफओ के चैम्बर में जनप्रतिनिधि दाखिल हो रहे थे, उसको लेकर के ये सारा झगड़ा विवाद बताया गया, जो एक बड़े प्रदर्शन पर जाकर खत्म हुआ। और अब इस्तीफे वाली इसमें सियासत भी दिख रही, देखना होगा, इस पर नजर रखेंगे। धार्मिक आयोजन में भीड़, क्राउड मैनेजमेंट की असफलता और अव्यवस्थाओं की खबर, मानो पिछले कुछ दिनों से ये सारी बातें रवायत सी बन गई। बार बार धार्मिक आयोजन में हादसे हो रहे हैं। सीहोर के कुबेरेश्वर में भी वही हुआ। पंडित प्रदीप मिश्रा के आयोजन में भगदड़ में 8 श्रद्धालुओं की जान चली गई और फिर से व्यवस्थाओं पर सवाल उठ रहे हैं। आस्था के सैलाब में अव्यवस्था का अंबार, 3 दिन में गई 8 जाने। सीहोर में पिछले 3 दिन में 8 श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है। ये सभी श्रद्धालु कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा के कांवड़ यात्रा में शामिल होने कुबेरेश्वर धाम आए थे, लेकिन इस आयोजन में शामिल होने के लिए श्रद्धालु पहले से ही आना शुरू कर चुके थे। सीहोर में बुधवार को कांवड़ यात्रा होनी थी, लेकिन उससे एक दिन पहले ही मंगलवार को हजारों लोग कुबेरेश्वर धाम पहुंच गए और तभी रुद्राक्ष वितरण के दौरान भगदड़ मच गई, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई और फिर मौत का आंकड़ा बढ़ता चला गया और अब तक 8 श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है। हालांकि कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने इस पर दुख जताया है। श्रद्धा सुमन और मेरी श्रद्धांजलि उन जीजियों के प्रति, उन परिवारों के प्रति जिन्हों के परिवार में ये घटना घटी है। उनको भगवान देवादिदेव महादेव उनके हृदय को शांति देवे और जो जीवों के प्राण गए हैं भगवान उनको अपने चरणों में स्थान दे। तो आज के टॉप 8 में बस इतना ही, लेकिन आगे खबरों का अपडेट का सिलसिला IBC 24 पर लगातार जारी है। हम दोनों को इजाजत दें। नमस्कार। नमस्कार।